मेरी शादी निक्की से हुई थी, काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है। लेकिन मसला उस वक़्त हुआ जब निक्की प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए सलाह दे दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर कमज़ोर थी। मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बैठाकर सँभाल सकता। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं मुंबई में अकेला रहता था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ना मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। मेरे माँ-बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे और निक्की ज़रा-सा चलती-फिरती थी तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो सिर्फ़ अभी 19 साल की थी, लेकिन थी शायद थोड़ी-सी बावली। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा-मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया, तो शर्माने लगी। दुपट्टा मुँह में डाले शर्माकर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उसकी यह हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी या शर्माए जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, अगर शर्मा भी रही थी, तो क्यों शर्मा रही थी? मेरी सास ने उसको बोला कि पायल, अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजा तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर वह फौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा-सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक से अपने साली को लेने आया था, इसलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बैठाया था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रखे और फिर धीरे-धीरे वह मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर से लेते हुए वह आगे की तरफ से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते-चलाते मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत पर बौखलाहट की वजह से मैं शायद एक्सीडेंट ही न करवा बैठता। मैंने एकदम से मोटर बाइक पर साइड पर खड़ी की। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? पायल, हटाओ अपने हाथ। मेरे तेज लहजे पर वह शायद घबरा गई। उसने फौरन से अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुमने पकड़ना भी है तो मेरे कंधों पर हाथ रखकर पकड़ो। मुझे आज तक कभी किसी ने यूँ नहीं पकड़ा। कभी कोई लड़की मेरे साथ यूँ जुड़कर नहीं बैठी। मेरी बात सुनकर पायल वापस से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। निक्की उसे देखकर बहुत खुश थी। सारा काम निक्की ने पायल के सर पर डाल दिए थे। नाश्ता तक वह निक्की के कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही प्रेस करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर निक्की की जब भी तबीयत खराब घबराती तो वह कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। पायल मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहने हुए था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने पायल को देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। वह शायद मेरे इस्त्री कपड़े रखने के लिए वहां आई थी, लेकिन वह वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर निक्की की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? तो कहने लगी, वह मैं। मैंने कहा, क्या वह मैं? दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ लड़की हो। तो मेरे डांटने पर वह मोटे-मोटे आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े बदले थे। कमरे से बाहर आया तो वह निक्की के साथ गले लगकर रो रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़कर दीदी आओ। मुझे नहीं रहना आपके घर। जीजा जी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, इसलिए मैं लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर निक्की भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, कमाल करते हैं आप। बच्ची ही तो है मेरी बहन। आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारा घर का काम मुझ पर आन पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने तो कभी इससे कोई काम भी नहीं करवाया था। मगर अब मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए, ना कि आप उसे डांटते फिरते रहो। मैंने निक्की को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफी पर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा था।
उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे पायल से चिढ़-सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया, तो देखा घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाज़ा की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद पायल अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया, तो निक्की मुँह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से निक्की प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कह रही थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल कुछ शैतानी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और निक्की के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियाँ लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूँ। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका चादर उठाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। 1 महीना हो चुका है, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूँगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक़्त कौन हो सकता है। मैं उसके पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला, मेरे तो होशो-हवास उड़कर रह गए थे, क्योंकि निक्की की जगह पायल लेटी हुई थी, जो उस वक़्त बदहवास थी और हड़बड़ाकर उठ के बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वह मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फ़ौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साइड पर से उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। मन चाहा चुल्लू भर पानी में डूब जाऊँ। पायल कमरे से जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद निक्की फूले हुए सास के साथ कमरे में आई। उसने दुपट्टा ओढ़े रखा था, जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से दुपट्टा एक तरफ उतारा, कहने लगी आप आ गए ऑफिस से। मैंने कहा तुम कहाँ गई थी? कहने लगी मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो थोड़ी सी सहूलियत हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवा कर अभी आई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, "क्यों, क्या हुआ था? तुम्हें मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया?" कहने लगी, "क्या हो गया आपको? आप ऑफ़िस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं, मैं आपको क्यों परेशान करती? इस हालत में औरतों की तबीयत कुछ ऐसी रहती है। बस पहली बार है ना, इसलिए मुझे ज़रा डर-सा लग रहा था।" डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मेडिसिन उसने लिख कर दी है। दिन-ब-दिन वह मुझे कमज़ोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक़्त मुझे फ़िक्र यह थी कि कहीं पायल अपनी बहन से कुछ न कह दे। मैं तो शायद निक्की से नज़रें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वह एक इत्तेफ़ाक़िया हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। पायल उस वक़्त किचन में रोटियाँ बनाने में लगी हुई थी। मैं किचन में गया तो वह रोटियाँ बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि गलती मेरी ही थी। लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, पायल का भी था। अगर आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या ज़रूरत थी? फिलहाल मैं नहीं चाहता था कि यह बात निक्की तक पहुँचे। मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ है अपनी बहन से कुछ न कहना। मेरा लहज़ा ज़रा सख्त था। वह खामोश रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए थी। कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात खराब ना हो जाए। तभी मैंने कहा, पायल देखो जो कुछ भी हुआ वह महज़ एक इत्तेफ़ाक था। पहले तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुँह तक चादर ओढ़े रखा था। मैं नहीं जानता था, मुझे लगा कि तुम निक्की हो। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ यह बात निक्की को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे निक्की दीदी ने कहा था कि उनके कमरे में मैं रहूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वह फ़ौरन मेरी बात मान गई। मैंने सुकून का साँस लिया। फिर वक़्त तेज़ी से गुज़रने लगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी पायल से काफ़ी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वह अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन निक्की की हालत मुझसे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा, उसका साँस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। उसमें बहुत खून की कमी थी। हर हफ्ते मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता
उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़ गए थे, रंगत पीली सी होने लगी थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 महीने में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे उसके लिए व्हीलचेयर लेनी पड़ी, क्योंकि वह चलने फिरने से बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और पायल उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुके थे। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स ने अपने हाथों में मेरे दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया था। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया। पायल ने मुझसे एक बेटा ले लिया, प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने घबराते हुए डॉक्टर से निक्की के बारे में पूछा, तो डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर रोहन, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है। वह कहने लगी कि वह सरवाइव नहीं कर पा रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उनके पास बस कुछ ही देर बची है, आप प्लीज जाकर उनसे मिल ले। यह सुनना था कि मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी निक्की को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वह खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों में आंसू बहकर तकिए में सूख रहे थे। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वह बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी, टूटे फूटे लफ्ज में बोलने लगी। कहने लगी, आप कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाया था। कहने लगी, रोहन, मेरे बच्चों के लिए सतीली माँ मत लेकर आना। ऐसा करो, पायल से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। इस अचानक से हालात के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान के लिए निक्की ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसका सांस पूरी तरह से उखड़ने लगा। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ निक्की के इर्द गिर्द खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझसे अपनी आंखें जैसे मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कराना चाह रही हो, जैसे मुझे आंखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी गिनती उन मर्दों में होती थी जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और जज्बात रखते हैं और एक बीवी से वफादार होते हैं। निक्की से मेरा ऐसी ही दिली रिश्ता था। उसका नरम मिजाज, धीमा लहजा मेरे दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम बना चुका था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मेरे सारे जज्बात सिर्फ निक्की के लिए थे, जो मुझसे बस एक निवेदन करके जा चुकी थी। उसके मुर्दे शरीर को देखकर, खुली आंखों को देखकर, उसके बेजान हाथ को अपने हाथ में देखकर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। मैं उसे बेबस उत्साह उठाने लगा, दोनों बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा कि तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने जिंदगी साथ गुजारनी थी। हमने वक्त ही कितना गुजारा था, लेकिन वह जा चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखिए। अभी तक पायल इस बात से अनजान थी कि निक्की हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी, दीदी की तबीयत कैसी है जीजा? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को उसके हाथों से लिया। मैंने कहा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। यह सुनना था कि वह रोने लगी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी सास को फौरन फोन करने लगा। यह कयामत थी जो हम पर टूटी थी। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चे उस वक्त पायल के पास थे। वह भी रोए जा रही थी। 2 दिन पायल और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे। फिर मेरी सास कहने लगी कि हम इन बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी देखभाल कौन करेगा? भला इनकी देखभाल यहाँ करने वाला कौन है? मैंने उस वक्त कोई एतराज नहीं किया। सब लोग घर से जा चुके थे। मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था या फिर निक्की की आदत थी कि अभी हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलेगी, कहेगी, रोहन आप क्यों उदास हैं? मैं यही तो हूँ आपके पास। 1 महीना गुजर चुका था। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रोजाना कुछ देर के लिए ही मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारता, वापस लौट आता। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। मेरे कलीग्स मुझे मेरी दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे।
लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी सास ने मुझसे यह कहा कि पायल का रिश्ता आ रहा है। इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि पायल का आने वाला रिश्ता काफी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी जल्दी से वहां कर दी जाए। मेरी सास कहने लगी, देखो रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, और वह लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, वरना मैं 1 साल का वक्त और ले लेती, पायल की मंगनी कर देती, तब तक तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हो जाते, तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शायद शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए कुछ माह में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं कि मैं दोनों नातियों को संभाल सकूं, वरना कभी भी मैं अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले न करती। आंसू बहाते हुए मेरी सास ने यह कहा था, लेकिन मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर मेरे बच्चे मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उनके साथ सौतेला जैसा बर्ताव करे। मैंने कहा, आप पायल के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। यह सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। अयान और शिवांश दोनों छोटे हैं, लेकिन इसके लिए खुदगर्जी का इजहार मत करो। आजकल अच्छे रिश्ते वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास और कुछ कहती, मैंने कहा, आप मेरी शादी पायल से कर दें। आप जानती हैं, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अयान और शिवांश के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। पायल उनकी मौसी है, और अभी तक माँ बनकर ही उन्हें संभाल रही है। जैसी देखभाल और परवरिश पायल उनकी कर सकती है, कोई दूसरी औरत नहीं करेगी। मेरे घर में पायल की कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है, और हम तो दबे लफ्जों में हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ पायल से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह निक्की की भी आखिरी ख्वाहिश थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। तो मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं पायल से करूंगा। यह बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। अगले 2 रोज के बाद जब मैं गया तो मेरे सास ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे कहने लगे कि अगर निक्की की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह शादी सादगी से करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़े, कहने लगे, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन पायल की तो पहली शादी है ना। हर लड़की की अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। पहले ही वह अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। इसलिए उसकी शादी वैसे ही होगी जैसे कि होती है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। उन्हें सिर्फ पायल नजर आ रही थी, पायल की ख्वाहिश नजर आ रही थी, मैं नजर नहीं आ रहा था। ये नजर नहीं आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो न शादी की ख्वाहिश थी, न बीवी के लिए कोई जज्बात। पायल से शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई ऐतराज नहीं किया था। शादी हमारी शादी हमारी अगर बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी, तो बहुत सादगी से भी नहीं हुई थी। वह दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने उसे नजर भरकर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटे उस वक्त रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया, और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा, मुझे पायल की बातों की आवाज आ रही थी। वह फोन पर किसी से हंस-हंस कर बातें कर रही थी, और जो बातें वह कर रही थी, मेरे दिल सीने में थम सा गया था। वह कह रही थी कि उसे शुरू से ही मैं बहुत पसंद था। शायद अपने दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे रोहन की पर्सनालिटी शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी। मुझे वह बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए मैं हमेशा दुआओं में उन्हीं से ही मांगती थी कि मेरी शादी जिससे हो, वह भी बिल्कुल रोहन जैसा ही हो। ऐसी ही शक्ल सूरत वाला हो, ऐसा ही मिजाज हो, और देखो मेरी दुआओं का असर है कि मुझे भगवान ने रोहन को ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वह पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यह बात सुनकर तो मुझे जैसे आग सी लग गई। कैसी खुदगर्जी लड़की थी, सिर्फ अपना सोचा उसने। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी बीवी, मेरी जीवन साथी छीन ली। मैं बड़े गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने फौरन से फोन बंद कर दिया।
बेड से उठकर फौरन मेरे पास आई, मेरी गोद से अयान को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। मैंने शिवांश को भी बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में उसने हर श्रृंगार मेरे लिए कर रखा था। हाथों में चूड़ियां थी, जेवर था, बालों में गजरा लगा हुआ था। खुश भी बहुत थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़कर मिली थी। इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे। वह बेड पर बैठ गई। शायद इसी इंतजार में थी कि मैं अब उसके पास बैठूंगा, उसके हुस्न की तारीफ करूंगा, उसे मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊंगा। मैंने बड़े सख्त लहजे में उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो यहाँ से। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वह फौरन से खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, कतई जहर लग रही हो तुम। मुझे इस तरह सजी सवरी दुल्हन बनी हुई, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो और उतारो यहाँ सब कुछ। मेरा लहजा सुनकर वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। उसे यह देखकर मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, हिंदी समझ नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कह रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो, मुझ पर कोई हक नहीं रखती। मजबूरन शादी की है मैंने तुमसे। मोहब्बत मुझे अपनी पत्नी निक्की से ही थी और उसी से रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना जिंदगी में। यह कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुक गया। मैंने उससे कहा कि इन बच्चों के साथ यही सो जाना। मैं आज के बाद से दूसरे कमरे में सोया करूंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके आ गया। अपने कमरे में आकर मैं लेट गया। मुझे बार बार पायल पर गुस्सा आ रहा था। कैसे खुदगर्ज बहन थी, जो अपनी ही बहनोई पर घटिया नजर रखते हुए उसे शर्म नहीं आई। अगर देखा जाए तो बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है। कैसी लड़की थी जिसने बहन के सुहाग पर नजर रखे हुए थी। मुझे उसकी हरकत याद आने लगी। इसका मतलब वह जो कुछ भी कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वह मेरे कमरे में लेटी थी। जानबूझकर बाइक पर मेरे साथ चिपक कर बैठी रही। यह सब बातें सोचकर मेरा खून खौल उठता था। इतना सोच चुका था कि इस लड़की को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसने किस तरह से दुआएं मांगी है कि मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। भगवान ने अपनी ही बहन के लिए वह मरने की दुआएं मांगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना पायल के बारे में सोचता था, उतना ही मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मेरे बच्चों की मजबूरी न होती तो मैं शायद उसे कभी ना अपना पाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने सरसरी सी नजर उस पर डाली थी। नाश्ता टेबल पर रख रही थी, साथ साथ अयान और शिवांश को भी खिला रही थी। तिरछी नजरों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं ऑफिस से आता तो वह तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी कि क्या हुआ है? आपको मुझसे किस बात पर नाराजगी है? मैंने आपसे क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप मेरे माँ-बाप को साफ कह देते ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। यह बात सुनकर मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़कर उसका चेहरा दबाया। मैंने अपना चेहरा उसके आगे किया और कहर भरी नज़रों से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी की खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम जो अपने दोस्त से कर रही थी। मुझे भी अगर मालूम होता ना कि निक्की तुम्हारी गलत दुआओं की बदौलत मर सकती है, तो मैं भी तुमसे शादी न करता। मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं, तभी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी नजर रखते हुए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वह आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर वह चुप ही चुप रहने लगी, सिंपल कपड़े में रहने लगी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 4 साल के हो चुके थे।
मैंने उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गया। हम शॉपिंग कर रहे थे जब उसकी दोस्त पायल को पहचान कर उसके पास आ गई। वह उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब होती हो, ना फोन पर बात करती हो, ना कोई बातचीत करती हो। मैं उन दोनों को देखकर उस शॉप से बाहर निकल गया। उन दोनों दोस्तों के बीच मेरा क्या काम। मैं बच्चों के लिए इधर उधर कुछ चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो उसके दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वह कह रहे थे कि अभी तक मेरे भाई ने शादी नहीं की है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, रिश्ता तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, अपने भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला जिंदगी से? अपने आप को देखा है? तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 4 साल गुजरे हैं। अपना चेहरा देखो कितना मुरझा गया है। हाथों में जेवर है, ना कानों में, ना चेहरे पर कोई मेकअप। कैसी जिंदगी गुजार रही हो? अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने बांझों की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए जलते हुए दिए उसने भी देखे थे। तुमने झूठ बोला था उसे और उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं था। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। पायल कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी, वह पायल उस लड़के से कर रही थी ताकि वह पीछे हट जाए, और मैं उसे गलत मायने में ले गया था। मैंने सच जानने की कोशिश भी नहीं की थी और पिछले 4 साल से मैं उसे सजा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आ गया। पायल की दोस्त मुझे देखकर दुकान के बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं उसे एक चूड़ियों के स्टोर पर ले गया। मैंने सुर्ख लाल रंग की चूड़ियां निकलवाई। वह मुझे हैरत से देख रही थी। उसके हाथ को थाम कर मैंने खुद उसके हाथ में सुर्ख लाल रंग की वो चूड़ियां पहनाई थी। वह पथराई व भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसके लिए फैंसी कपड़ा भी लेकर दिया था। घर आकर मैंने उससे कहा कि आज रात को यह पहनकर तैयार हो जाओ। उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो अयान और शिवांश दोनों सो रहे थे। वहां खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए और उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा मुझे माफ कर दो। मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी यह बात सुनकर मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी यह बात सुनकर वह सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर है कि आप मुझे अयान और शिवांश की माँ ही समझे। वह ये कह रही थी और ये कहकर वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा सॉरी, आज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे साथ ज्यादती करते करते बस यह आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। वह मेरे साथ गले लगकर रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से ना जुदा किया, ना उसे रोने से रोका। मैं चाहता था कि वह अपने दिल का सारा गुब्बारा निकाल दे। आज पहली बार मुझे उससे शुक्रिया कहना है, अपने दिल की हर बात कहना है। अब मुझे खामोशी से उसे सुनना है। मैं जानता हूँ कि इसके बाद सिर्फ खुशियाँ ही हमारे नसीब में होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।